महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली और इससे विपक्षी भौंचक्के हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से 3-4 महीने पहले तक के विपक्षी दलों में जबरदस्त उत्साह का माहौल था। लोकसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त नुकसान महाराष्ट्र में देखने को मिला था। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे और उन्हें उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश कुछ ऐसे ही परिणाम आएंगे और फिर एक बार उनकी सत्ता महाराष्ट्र में बनती दिखाई देगी। लेकिन बीजेपी की रणनीति के आगे महाराष्ट्र में विरोधी चारों खाने चित हो गए। जिस तरह के परिणाम सामने आए, महाराष्ट्र में बीजेपी ने न सिर्फ पिछले लोकसभा चुनाव के नुकसान की भरपाई की, बल्कि भविष्य की रणनीति बना करके प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ये भी देखा कि किस तरह से लोकसभा के चुनाव में किन किन जगहों को नज़रअंदाज किया गया था, कौन से ऐसे विषय थे जिन्हें नज़रअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ा था। ना सिर्फ इस चुनाव में बीजेपी ने उसकी भरपाई की, बल्कि भूल सुधार करके भविष्य के लिए फायदेमंद कदम भी बीजेपी उठाती दिखाई दी और उसका परिणाम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में दिखाई दिया। दरअसल एक बहुत अहम बात है, बीजेपी की मातृ संस्था माने जाने वाली आरएसएस। बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसी में अपनी भलाई समझी कि पूरी तरह से आरएसएस की शरणागति जाया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये बात प्रमुखता से चर्चा का विषय बनी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने क्या बीजेपी के पक्ष में उतनी उत्सुकता से भाग नहीं लिया जैसा कि अक्सर वो लेते हैं। कुछ लोगों ने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को भी आरएसएस की इस उदासीनता से जोड़कर देखा। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक प्रमुख कड़ी भी बताया कि बीजेपी के मतदाताओं में ये उदासीनता आखिर क्यों आई। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने बाकायदा संघम शरणम गच्छामि का जो मनोभाव दिखाया है, उससे न सिर्फ उन्हें एक ताकत मिली है, बल्कि उन्होंने भविष्य के लिए कुछ नए रास्ते भी खोल लिए। और इसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भी, जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक कहा जाता है, वो पूर्ववत पहले की तरह ही चुनाव में उसी तरह से बगैर शोर शराबे के अपनी विचारधारा को सशक्त करने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए निकल पड़े थे। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बार के चुनाव परिणाम के बाद से ये मानने लगे और इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को हुआ और उनके साथ लड़ने वाले तमाम राजनीतिक दलों को, जो महायुति बना करके इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, जिनमें शिवसेना, धनुष बाण वाली शिंदे की अगुवाई वाली पार्टी और वहीं अजीत पवार की एनसीपी, जो शरद पवार से अलग होकर सत्ताधारी बीजेपी के और शिवसेना के साथ आए थे। वहीं एक और बहुत अहम बात भी थी कि महाराष्ट्र में दरअसल ये लड़ाई इस बार बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई थी। ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम भी था, क्योंकि देश भर में समूचे विपक्ष ने महाराष्ट्र की ओर उंगली दिखा करके बीजेपी पर, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर जमकर आरोप लगाए कि उनकी कार्यशैली है दूसरी राजनीतिक दलों को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और किसी भी तरह इन प्रकारेण प्रदेश में अपनी सरकारें स्थापित करो। इस तरह के आरोप किसी भी विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी पर लगाए गए। तो एक तरफ तो जहां सालों पुराना रिश्ता शिवसेना के साथ था, वो छूटता दिखाई दिया था। फिर उसके बाद शिवसेना टूट भी गई और एक हिस्सा बीजेपी के साथ आया। ऐसा ही हाल वैचारिक रूप से अलग और दूसरे छोर में माने जाने वाली एनसीपी के साथ हो गया, जिसके नेता शरद पवार थे, लेकिन ज़्यादातर नेता अजीत पवार के नेतृत्व में अलग हुए और बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाते दिखाई दिए थे। यानी एनसीपी भी टूटी और शिवसेना भी। ऐसे में देश भर में बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि पार्टियों को इन्होंने तोड़ा है। ऐसे में कुछ बीजेपी को ये करके दिखाना था ताकि इन आरोपों का दाग भी धुले और फिर पार्टी और उनका गठबंधन सशक्त रूप से प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित भी कर सके।
देश भर में इस तरह के आरोपों के बाद एक नई रणनीति बनाती हुई बीजेपी दिखाई दी थी, खासतौर पर जब खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। एक और सबसे अहम बात थी कि बीजेपी जिस आइडियोलॉजी की बात करती है उसकी स्वीकार्यता महाराष्ट्र में ही है या नहीं, इसे स्थापित करने का भी ये एक बहुत बड़ा मौका, या यूं कहें कि ये मौका अगर हाथ से जाता तो शायद बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ता। दरअसल बीजेपी की मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। इसकी स्थापना इसी महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी 1925 में, दशहरे के दिन, और 100 साल पूरे होने जा रहे हैं इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 2025 में। ऐसे में जहां ये बात कही जा रही है कि ये आइडियोलॉजी देश भर में, दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है, स्वीकार्यता इसकी बढ़ती चली जा रही है, तब विपक्षियों को ये मौका मिलता है कि जिस आइडियोलॉजी से आप बिलोंग करते हैं उस राजनीतिक दल को आखिर उन्हीं के गृह प्रदेश में स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। तो क्या इनकी आइडियोलॉजी खोखली है या इसमें कुछ गुरुत्व है, कोई ग्रेविटी है? ये साबित करने का एक बड़ा मौका बीजेपी के पास इसी विधानसभा चुनाव में हो सकता था, क्योंकि अतीत में एक लंबा वक्त नकारात्मकता के साथ जुड़ा रहा। उधर योगी भी प्रचार के लिए उतरे तो उन्होंने नारा दिया, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और ऐसे में इसे लेकर विरोधी भी हमलावर हुए। उन्होंने बताया कि ये समाज में तोड़ फोड़ की मानसिकता है, लेकिन बीजेपी और उनके तमाम साथी, जिसमें आरएसएस के भी कार्यकर्ता हैं, वो ये बताने में संभवतः सफल भी रहे कि दरअसल वो भारतीय समाज, वो सनातन का पक्ष लेने वाला समाज जो अलग अलग पंथों में, अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, इसे बांट करके ही तमाम विपक्षी दल अपनी सियासत करते रहे हैं, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा है क्योंकि वो सत्ता से बाहर रहे। इसीलिए तमाम इस एक मानसिकता के हिंदुत्ववादी या सनातन पंथियों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। ये संदेश योगी आदित्यनाथ की ओर से देने की कोशिश हो रही है। नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया, लेकिन उनके ही सहयोगी संगठनों ने इसका अर्थ बताने के लिए घर घर जाकर संपर्क करने का काम शुरू किया। राजनीतिक विश्लेषक ये भी बताते हैं कि दरअसल ये एक बड़ा मौका था जब पिछली भूल सुधार के साथ एक तरह से बीजेपी ने ये माना कि आरएसएस की पूरी तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के समर्थन की भी ज़रूरत है, और इसीलिए भी उन्होंने अपनी पिछली भूल को सुधार करते हुए उनके हाथ में इसके प्रचार की जिम्मेदारी भी दी। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, समाज को एकजुट होना ही चाहिए, और ऐसे में इस संदेश का सकारात्मक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी बीजेपी ने निभाई। शिवसेना, शिंदे गुट ने भी इस पर हामी भरी। अजीत पवार ने आंशिक रूप से उस नारे से किनारा किया। माना यह भी जाता है राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से कि ये भी एक स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा रही, क्योंकि अजीत पवार जिस विचारधारा से आते थे वो इससे बहुत ज़्यादा मेल खाने वाली विचारधारा नहीं थी, लेकिन फिर भी बीजेपी और शिवसेना के साथ वो सत्ता पर काबिज थे। इसीलिए एक ऐसा वर्ग जो इस विचारधारा को बहुत कठोर मानता हो, उसे भी अपने साथ रखना अजीत पवार की जिम्मेदारी थी। इसलिए बीच चुनाव में भी उन्होंने ये बात साफ की कि बंटने और कटने की लाइन महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, यानी हमारी पार्टी एनसीपी इससे अलग राय रखती है। तो वो वर्ग जो एनसीपी के साथ जुड़ सकता था वो जुड़ा रहा, और वो भी बीजेपी और शिवसेना के साथ आकर के इनके आंकड़े को बढ़ाने में कामयाब रहा। कुछ और अहम मुद्दे रहे, जिसमें लाडली बहन योजना, हिंदी में कहें तो लाडली बहना योजना, जिसे लागू किया गया था सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश में भी, उसका फायदा भी मिला, बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की थी। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी किया गया, ना सिर्फ कहा गया बल्कि उसकी किस्तें बहनों के अकाउंट में जानी शुरू भी हो गई थी। बीजेपी की ओर से यह बात भी कही गई, जैसा कि जीत के बाद खुद सीएम शिंदे ने कहा कि ना सिर्फ हमने कागजों पर अपनी योजना बनाई थी बल्कि किस्तें दे रहे थे और इसका समय से पहले भुगतान भी कर रहे थे कि कहीं आचार्य संहिता की ओर से इसमें कोई बाधा ना आ जाए। कुछ और अहम मुद्दे थे जिसकी वजह से महिलाओं ने माना कि वाकई ये गठबंधन उनके हित में हो सकता है, जो कि चुनाव के परिणामों में, फिगर्स में, आंकड़ों में तब्दील हुआ।
किसानों के मुद्दों को समय रहते हल करने की कोशिश भी इस गठबंधन ने की। हालांकि इसकी पूरी रणनीति बीजेपी के नेता बनाते दिखाई दिए। उधर एक और अहम बात थी, किसानों ने जिस तरीके से, चाहे सोयाबीन की बात हो या फिर कपास की बात हो या उनकी दूसरी और फसलों की बात हो जिसमें कि प्याज एक बड़ी तादाद में उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, उसका भी उचित मूल्य उन्हें मिले, समय रहते इसका निदान करना और किसानों को आश्वस्त करने का काम विधानसभा चुनाव से पहले कर लिया गया था, ताकि नाखुशी चुनाव के दरमियान ना दिखाई दे। उधर पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में तीर कमान यानी धनुष बाण की सरकार रही, मतलब शिवसेना की सरकार। लेकिन 2.5 साल में इनके नेता बदलते दिखाई दिए थे। शुरुआती 2.5 साल में उद्धव ठाकरे के हाथ में था शिवसेना का ये तीर कमान, धनुष बाण, नाम और निशान। लेकिन 2.5 साल बाद वो सरकार इसीलिए गिर गई क्योंकि उनके ही अपने साथी बड़ी तादाद में बहुमत से अलग हो गए, नाम निशान लेकर, और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बीजेपी के साथ नई सरकार बनाई। अगले 2.5 साल जो सरकार चली वो भी शिवसेना नेता के नेतृत्व में यानी बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहे। लेकिन मौका दिया गया बीजेपी की ओर से, इस गठबंधन महायुति की ओर से महाराष्ट्र की जनता को कि वो तुलना करें पिछले 2.5 साल में किस तरह की सरकार चली उसी शिवसेना से जुड़े एक नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, और अब 2.5 साल में बीजेपी के साथ जुड़े एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। और फिर तुलनात्मक रूप से योजनाओं का फायदा किन तक घर घर पहुंच पाया, ये बताने जताने में बीजेपी संभवतः उनसे ज़्यादा कामयाब रही। उद्धव ठाकरे लगातार अपना साथ छोड़कर जाने वालों को गद्दार कहते रहे, बगावत करने वालों को बागी कहते रहे, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए जनहित में क्या कहा जा सकता है, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की बात कहते हुए एकनाथ शिंदे वो करते रहे, और शायद उसका फ़ायदा इस चुनाव परिणाम में उन्हें महाराष्ट्र में दिखाई दिया। स्वीकार्यता भी मिली, धनुष बाण नाम निशान के साथ सरकार में रहे, और इस तरीके से ये इस बात पर भी मुहर लगती दिखाई दी कि दरअसल असली शिवसेना किसकी है, क्या वाकई इसे गद्दारी जनता ने माना या नहीं। खुद उद्धव ठाकरे ये कह चुके थे कि इस चुनाव में जनता इस बात पर मुहर लगा देगी। परिणामों से बहुत कुछ ये भी साफ हुआ। वहीं एक अहम बात पावर प्ले की, यानी कि पवार परिवार में किसके पास है असली एनसीपी का पावर, और ऐसे में भतीजे ने अपनी सधी हुई चाल चलते हुए चाचा को ही चित कर दिया। बड़ी तादाद में एनसीपी के नेता अपने साथ लेकर बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाते थे। अजीत पवार खुद उप मुख्यमंत्री बने। ऐसे में आरोप लगा कि बीजेपी ने एनसीपी तोड़वा दी है, लेकिन इस चुनाव में इस पर जनता को मुहर लगानी थी कि गलत क्या हो रहा था और सही कदम किसने उठाया था। ऐसे में कुछ बहुत सधी हुई चाल अजीत पवार की ओर से भी चली गई। जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा बीजेपी नेताओं की ओर से आया तो अजीत पवार ने बीच चुनाव में इससे खुद को किनारे कर लिया ताकि उनके साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक कहीं उनसे छिटक ना जाए, और संभवतः बीजेपी के साथ बातचीत करके ही इस तरह के बड़े फैसले बीच चुनाव में पूरे गठबंधन ने लिए थे। और फिर उसके बाद अपनी पिछली भूल सुधार को भी स्वीकार अजीत पवार ने कर लिया कि परिवार में ही मुझे अपनी पत्नी को अपनी बहन के खिलाफ चुनाव में खड़ा नहीं करवाना चाहिए था। और फिर इस तरह के पश्चाताप को जनता ने बहुत नरमी से स्वीकार किया। भविष्य की अच्छी योजनाओं का जिन्होंने वायदा किया उन पर मुहर लगाई, और फिर ये जीत में जो फिगर सामने आए हैं ये बीजेपी को एक बड़ी मदद पहुंचाते दिखाई दिए। महायुति की ये रणनीति आखिरकार बनाई बीजेपी ने ही थी और उसके सहयोगी दलों ने इस पर हामी भी भरी। एक बड़ा फैक्टर SC ST और मराठाओं का भी है, जिनके आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव में बार बार ये कहा गया कि बीजेपी आरक्षण छीन लेगी, लेकिन इन्हीं मराठाओं को किसी भी तरह से आश्वस्त करने में संभवतः ये 2.5 साल की महायुति की सरकार कामयाब रही कि आरक्षण पूरी सख्ती के साथ लागू रहेगा, इस पर आंच नहीं आएगी। और शायद इसीलिए भी मराठा आरक्षण का जो आंदोलन बढ़ चढ़कर सामने आया था, माना यह जा रहा था कि इससे वर्तमान सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार ये आंदोलन खत्म किया गया। राजनीति में उतरने का फैसला भी मराठा आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने कह दिया कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी की ये रणनीति कारगर रही। SC ST को आरक्षण खत्म ना होने की बात बहुत अच्छे से समझा पाए वो और उनके सहयोगी दल, साथ ही मराठा आरक्षण को लेकर के भी कहीं कोई आशंका नहीं रही। हर संभव
इसी दिशा में सही कदम उठाने की बात कही गई। उस तरफ दूसरी तरफ विपक्षी दल सिर्फ एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम आए हैं, इससे तो विधानसभा चुनाव हमारे ही पाले में आने वाला है। लेकिन रणनीति इससे एक कदम आगे की वो बनाने में संभवतः नाकाम रहे। एक और बड़ी बात, बीएसपी ने सबसे बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में उतारे। हालांकि दलितों के वर्ग का वोट वो चाहने वाली एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, इसने बड़ी तादाद में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। गठबंधन इनका भी महाविकास आघाड़ी के साथ वैसे नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। उधर ऑल इंडिया मुस्लिमीन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरी थी। तो जिस तरह से बहुसंख्यक अपना एक वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे थे सियासत में, वहीं अल्पसंख्यकों का वोट बैंक भी सीधे सीधे एक पार्टी के पास जाता विपक्ष में नहीं दिखाई दिया, वो भी बटा। आज़ाद समाज पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे और इस तरह से MVA से ही एक तरह की राय रखने वाले अलग अलग राजनीतिक दल मैदान में थे। तो ये तमाम पहलू थे जो बीजेपी की रणनीति के आगे कमज़ोर साबित हुए और आखिरकार बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत मिली। उसके गठबंधन की सत्ता में वापसी होती दिखाई दे रही है और ये प्रमुख ऐसे घटक हैं जिन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में भी बीजेपी को एक नई और बड़ी ताकत दी है। इस सियासी खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।